आज हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कि प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में M2 प्लस और M/M और M3 प्लस और M2 प्लस इसके प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग जो है जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, जो सेवंथ प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें। 6 नंबर प्रॉपर्टी का पिछले लेक्चर में डील हुआ। सेवंथ में तुमको स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम stability of maximum oxidation state, maximum oxidation state। तो इसका जो तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जैसे कि ग्रुप 3 में जो ग्रुप 3 के एलिमेंट है स्कैंडियम 3D सीरीज में, उसका +3 है, टाइटेनियम का +4, वेनेडियम का +5, क्रोमियम +6, Mn का +7। और उसके बाद तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Fe का घटते ही जाता है, Fe से जो है उसका घटना शुरू हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो है तुमको फ्लोरीन या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state is stabilized by fluoride और ऑक्साइड। फ्लोराइड और ऑक्साइड के द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो बहुत से केस में फ्लोराइड तुमको फ्लोराइड और ऑक्साइड, जहां तक पहले फ्लोराइड की चर्चा करें तो तुमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि तुमको टाइटेनियम का है तो TiF4 तुमको मिलेगा, ये टाइटेनियम फ्लोराइड मिलेगा। जहां तक कि वेनेडियम का ये VF5 भी स्टेबलाइज होता है, CrF6 भी मिलता है, लेकिन MnF7 नहीं मिलेगा। MnF7 इज नॉट स्टेबल। ये तुमको Mn का F4 तक ही स्टेबलाइज होता है, लेकिन Mn में MnO3F जरूर +7 स्टेट में मिलता है। MnO3F में 7 हो गया ये, और ये ग्रुप नंबर के इक्वल है तुम्हारा। ये तुमको इस में तुमको दिया हुआ, और इसमें तुमको Mn में डायरेक्ट मैक्सिमम कहां तक आएगा, MnF4 तक स्टेबलाइज होगा। ये स्टेबल है, ये सब ग्रुप नंबर के आधार पर स्टेबलाइज हैं। और Mn में तुमको क्या हो गया, और ये दोनों जो स्टेबल हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड है VF5 और तुमको जो कि तुम्हारा है VF5 या CrF6, ड्यू टू ये स्टेबलाइज, ड्यू टू क्या कर सकते हैं इसका, ड्यू टू बॉन्ड एंथैल्पी इज मोर। इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होता है, इसलिए ये स्टेबलाइज होते हैं। स्टेबलाइज ड्यू टू बॉन्ड एंथैल्पी इज हाई। इसका बॉन्ड एंथैल्पी हाई होता है, इसलिए ये स्टेबलाइज होते हैं, कोवेलेंट होते हैं ये। और डायरेक्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होते हैं, कोवेलेंट हो जाते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसका जो कैरेक्टर क्या दिया जाता है, ये तुमको ये प्रेडोमिनेटली कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट फ्लोराइड। और Mn का जहां तक रहा, Mn तुमको अब मैक्सिमम में तुमको फ्लोराइड में MnF4 ही स्टेबल मिलता है इसके बाद, और Fe में तुमको क्लोराइड भी स्टेबल मिलता है, FeCl3, FeBr3 ये स्टेबल मिलते हैं हैलाइड में, FeBr3, और COF3 भी स्टेबलाइज होते हैं। यहां तक तुमको COF3 ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, स्टेबलाइज ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। इसका लैटिस एंथैल्पी का ज्यादा होना इसको स्टेबलाइज करता है। तो ये स्टेबलाइज इसका जो तुमको इसके कारण हो गए हाई लैटिस एंथैल्पी का होना, COF3 का। इसके बाद जहां तक है तुमको हैलाइड में तुमको Cu2I2 भी स्टेबल होते हैं, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। Cu2I2 ये टूट करके डिस्प्रोपोर्शनेट करके Cu2 बन जाता है, 2+ आ जाता है, प्लस Cu बनाता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन of Cu plus in aqueous solution
is due to high lattice enthalpy of high hydration enthalpy of Cu plus sufficient to ionize Cu plus to Cu2 plus सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देता है। सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को ये कंपनसेट कर जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी को ये कंपनसेट करके सफिशिएंट होता है। अब जहां तक कि ऑक्साइड की बात करें तो ये तुम्हारा है Cu2 ये डिस्पर्शन इसके शो करता है, तो ये हैलाइड की हुई। अब जहां तक कि हम लोग ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड में तुमको जहां तक है इसका मैक्सिमम ग्रुप नंबर तक तो मिलते ही हैं, जो मोनोऑक्साइड तो सबके हैं, और तुमको जहां तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे हम लोग Sc2O3 स्कैंडियम तीन है, तुमको ये भी मिल जाएंगे। TiO2 ये भी स्टेबल ऑक्साइड है, स्टेबलाइज होते हैं, और ये तुमको V2O5 5 में भी मैक्सिमम कोई मिल जाएगा। क्रोमियम में CrO3 प्लस 6 ऑक्सीजन, Mn में भी Mn2O7 भी मिलेगा, तो Mn2O7 भी मिलता है। तो ये तुम गौर कर सकते हो, ऑक्सीजन की जो क्षमता है फ्लोराइड से भी ज्यादा है। ऑक्सीजन हैज stabilizing power more than fluoride due to formation of multiple bond ये बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है ये, और इसलिए इसका जो फ्लोराइड से भी ज्यादा ऑक्साइड क्या करता है, स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए देखते हो Mn2O7 मिला लेकिन MnF7 नहीं मिलता है, MnF4 तक ही स्टेबलाइज हो पाता है। तो ये ड्यू टू क्या होगा, तुमको इसके फॉर्मेशन के कारण ये स्टेबलाइज कर पाते हैं। और जहां तक ये है Mn2O7, उसके बाद जहां तक ये Mn के बाद है Fe का, तो तुमको Fe2O3 और FeO, ये तुमको मैक्सिमम तो Fe2O3 जाएगा, और ये FeO ये स्टेबलाइज होते हैं। और जहां तक ये Cu2O और CuO ये मिलेंगे तुमको, Cu2O CuO ZnO ये भी मिल जाएंगे तुमको। तो ये तुम्हारा ये सब तुम्हारे यहाँ ऑक्साइड स्टेबलाइज होते हैं, इसके जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हारा यहाँ पर है। और तुम्हारा यहाँ पर जो है NiNiकेन का भी ऑक्साइड आता है, NiO, तो कोबाल्ट का भी तुम्हारा ऑक्साइड सब स्टेबलाइज होते ही हैं। तो ऑक्साइड का तुमको स्टेबिलिटी सबसे अधिक होता है तुमको। तो ये हो गया तुम्हारा। अब है तुमको जो अगला टॉपिक है हमारा इसमें डिस्कशन में तुम्हारा इनोट वैल्यू एंड रिएक्टिविटी। तो जहां तक इनोट वैल्यू का हम लोगों ने देखा था इसके पहले के जो थे हमारे टॉपिक, जिसमें कि M2 प्लस ऑब्लिक M का, M3 प्लस ऑब्लिक M2 का, M2 प्लस और ऑब्लिक M का जो हमारा था जो वैल्यू था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमको ज्यादा होता है तुमको, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हमको क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन कॉपर का इसमें तुमको सबसे अलग था, तो इससे इसके रिएक्टिविटी को क्या फर्क पड़ता है। और हमने देखा था Mn3 प्लस ऑब्लिक Mn2 प्लस ये काफी पॉजिटिव है। इसी तरह से कोबाल्ट का भी पॉजिटिव था, आयरन भी कुछ टाइम तक 0.77 पॉजिटिव ही है। तो इन सबों से क्या रिएक्टिविटी में क्या हम लोग कह सकते हैं। जहां तक कि रिएक्टिविटी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग देखते हैं, ये चीज देखते हैं हम लोग कि अगर जिसका कि हाइड्रोजन जिसका कि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वह H प्लस जो है तुमको डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। तो जिसकी जो है तुमको नेगेटिव होती है वैल्यू इनोट सेल की, वह क्या करता है, इनोट सेल नेगेटिव होने पर वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तुम्हारा, तो क्या लिबरेट करेगा, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है डाइल्यूट एसिड से। और जो भी तुम्हारा ये हम लोग देखते भी हैं, जो कि Zn है या तुमको Zn है, Fe है, ये सब क्या करता है, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। लेकिन कॉपर का इनोट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो तो लिबरेट नहीं कर पाता है, और वो जो है तुमको
हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा, बल्कि वो जो है कि ऑक्सीडाइज करने वाला, इसलिए उससे ऑक्सीडाइज जरूर हो सकता है कॉपर। तो हम लोग देखते हैं ये टॉपिक 7 8 नंबर होगा तुम्हारा ये इनॉट वैल्यू एंड रिएक्टिव केमिकल रिएक्टिविटी, इनॉट वैल्यू एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी है तुम्हारा, इनॉट वैल्यू तुमको जैसे जैसे क्या होता जाएगा, इसका इनॉट वैल्यू का वैल्यू निगेटिव होना, इनॉट जिसका कि निगेटिव है, जैसे कि तुमको इनॉट वैल्यू का तुमको इनॉट M2 प्लस ऑब्लिक M प्लस निगेटिव वैल्यू होता है, इट कैन लिबरेट H2 with डाइल्यूट एसिड जो कि तुमको बर्फ, और जहां तक कि कुछ बात रहा टाइटेनियम और वेनेडियम, ये सब कुछ पैसिव, मतलब नॉट वेरी रिएक्टिव, टाइटेनियम Ti एंड V इज नॉट वेरी रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव नहीं भी होता है। इस तरह के एसिड M प्लस H प्लस से बन जाएगा तुमको, या 2H प्लस भी कर सकते हो, तो ये M2 प्लस बन जाएगा प्लस H2 गैस ये लिबरेट करेगा, H2 गैस ये लिबरेट करेगा। बट Cu2 प्लस का जो है इनॉट जो तुमको Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, तो Cu कैन नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जो कि इससे लिबरेट नहीं कर पाएगा। Cu प्लस H प्लस नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन गैस ये नहीं दे पाता, इसका इनॉट वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण ये तुमको ये तो तुम्हारा हो गया। जैसे Zn वगैरह है वो दे देगा, उसका निगेटिव है -0.76, तो वहां वो तुमको लिबरेट कर सकता है, ये रिएक्टिविटी को बताता है। दूसरा कुछ वैल्यू जो देखते हैं लोग इनॉट का, लोग देखते हैं Mn3 प्लस ऑब्लिक Mn, इसका बहुत हाई पॉजिटिव होना 1.57 वोल्ट, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का ये प्लस में 0.77 वोल्ट, और इसके बाद CO3 प्लस ऑब्लिक CO2 प्लस का 1.97, ये तुमको होना। ये क्या बताता है, ये तुमको जो है, और Cr का जहां तक देखें, इसी में क्रोमियम का अगर देखेंगे Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr2 प्लस का है -0.41, तो ये तुमको बताता है कि Cr3 प्लस इज स्टेबल, Cr3 प्लस ये जो इनॉट वैल्यू निगेटिव में बताना, इनॉट ऑफ Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr2 प्लस इक्वल टू -0.41 वोल्ट, सोज Cr3 प्लस इज स्टेबल, ये तुमको स्टेबल होता है। Cr3 प्लस में होता है, Cr3 प्लस का एक्टिवेशन होता है 3D3 में होता है तुमको, ये T2G हाफ फेल इसको कहते हैं, T2G हाफ फेल होता है, ये स्टेबल होता है। और Cr2 प्लस से ये टेंडेंसी होता है, Cr2 प्लस ये Cr3 प्लस बनने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये तुमको प्लस और ऑक्सीडाइज होती है, रेड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ Cr2 प्लस। लेकिन Mn3 प्लस जो है तुमको, Mn3 प्लस में 3D4 होता है, Mn3 ये भी 3D4 है, Mn3 प्लस में 3D4 होता है, तो Mn3 प्लस से Mn2 प्लस ये तुमको भी बनना चाहता है, ये 3D5 हो जाएगा 3D4 से, तो ये तुमको क्या होगा, इसकी टेंडेंसी ये क्या होगा, तुमको 3D4 से 3D5, ये अगर तुमको ये रिड्यूस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी इसका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये तुमको हाई इसका जो ये इनॉट वैल्यू ये शो करता है कि Mn3 प्लस इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल हाई इनॉट वैल्यू शो, ये हाई इनॉट वैल्यू होता है, और ये थर्ड आइंस्टाइन थेरेपी का काफी हाई होगा। और जहां तक कि इनॉट जो तुमको देखें, इसका इनॉट वैल्यू तुमको अगर निकेल का देखें Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni का देखें, दैट इज -0.25 वोल्ट,
ये तुमको जाहिर है कि मोर निगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर निगेटिव देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण इसका होता है। ये तुम्हारा है Fe3+ का भी तुमको Fe3+ का जो इनोट वैल्यू है Fe3+/Fe2+ दैट्स इक्वल टू 0.77। ये स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ को बता रहा है। जो दोनों स्टेट में ये तुमको Fe3+ भी स्टेबल होता है, Fe2+ भी स्टेबल होता है, Fe2+ भी स्टेबल है इसका। ये तुमको ज्यादा मोर पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी Fe3+ भी अपनी सफिशिएंट होगी। ये तुमको था इनोट वैल्यू और तुम्हारा स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ, केमिकल रिएक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक था तुम्हारा। इसे इनोट से कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अगला तुमको जो है तुमको दिया हुआ है जो टॉपिक है तुम्हारा 9th नंबर, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तुमको जाहिर है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग आयंस को देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये तुमको या तो डायमैग्नेटिक की तरह व्यवहार करते हैं, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, और कुछ कंपाउंड कुछ जो आयंस होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक की तरह भी काम करते हैं। तो दो तरह के तुमको हो गए, डायमैग्नेटिक और तुमको पैरामैग्नेटिक जो शो करेंगे। इसके अलावा कुछ जो है तुमको फेरोमैग्नेटिक की तरह भी व्यवहार करेंगे। जो आयंस होते हैं ये तुमको तो डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आए। तो अब है टॉपिक नंबर 8, ये 9 हो गया। 9 नंबर तुम्हारा 8 का भी देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसमें तुमको जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डायमैग्नेटिक नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस आयन में होंगे ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तुमको रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये रिपेल होता है, ये अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। और फेरोमैग्नेटिक जो होता है तुमको फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इसके कारण, बाहर वाले के कारण। तो इसमें तुमको जैसे Fe, कोबाल्ट, निकेल और एक गैडोलीनियम होता है जो कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी तुमको फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और जहां तक कि बाकी जो तुम्हारे इसमें आयंस होंगे, अगर उसका जो कि हम लोग हुक्स रूल का डायग्राम बनाएंगे, अगर उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या है तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंगली हम लोग इसका और जहां तक कि 3D श्रेणी में होते हैं, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो उसका प्रभाव तो कम होता है, इसलिए हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम की स्पिन जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, स्पीड का जो तुम्हारा स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के कारण होते हैं, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो स्पिन एंगुलर जो तुम्हारा होता है, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा तुम्हारा स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन म्यू बराबर √n into n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, where n is equal to number of unpaired electron, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ये जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा, स्पिन मोमेंट
एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पीड ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पीड ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और ये तुमको जो है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3D इलेक्ट्रॉन के इसके कम होते हैं, और इसके आधार पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, n इक्वल टू 0 डायमैग्नेटिक हो जाएगा, n इक्वल टू 0 डायमैग्नेटिक और म्यू बराबर भी 0 हो जाएगा। जैसे कि तुमको जिसमें कि जैसे Sc3 प्लस है, Sc3 प्लस d0 हो गया, d0 का हो गया तो म्यू बराबर 0, n भी क्या हो जाएगा इसमें 0 और म्यू भी 0 हो जाएगा। Ti4 प्लस इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, Tv5 प्लस इससे क्या होगा, तुमको इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो ये सब तुमको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का शो करेगा। अब जहां तक की है देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जांपल जो भी तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, जिसमें की है तुमको दिया हुआ है 8.7 है परहैप्स, जो भी नंबर मुझे ध्यान है ठीक से। तो n अगर तुमको एटॉमिक नंबर 25 है, z इक्वल टू 25, दैट इज mn की बात कर रहा है, इसका n2 प्लस, तो इसका mn का पहले इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्ट mn का लिख लो, mn25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 25 हो गई। अब mn2 प्लस का उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं इसका mn2 प्लस में, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 ये सब तो रहेंगे, 3s2 3p6, इसमें 4s2 निकल जाएगा तुम्हारा। ध्यान रहे निकालते समय ध्यान रखेगा, पहले भराता s में है लेकिन निकलते समय भी ये लास्ट ऑर्बिट से निकलता है, 3d5 बचेगा इसमें। तो 3d5 4s निकल गए, तो पहले s से निकलेगा, पहले s का ही निकल जाए, इसमें d देखो 5, इसमें 1 2 3 4 और ये तुमको 5, इसमें अनपेड n इक्वल टू क्या होगा 5, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा √5n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, दैट्स इक्वल टू 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन करीब करीब तुम्हारा ये हो गया। तो जिसका भी है तुमको इसका हुम्स का जैसे 5 तुमको होगा, 5 तुम्हारे क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे इसमें, जो कि तुम्हारा 5 जो कि ऑर्बिटल होंगे, तो 5 में तुमको उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में भरेंगे पहले एक एक करके, उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो पेयरिंग करेंगे। जैसे Fe है, Fe 2 प्लस अगर रहता, Fe में तुमको क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। Fe2 प्लस का अगर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कहा जाए तो Fe2 प्लस में क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले उसको भरेंगे एक साइड से, Fe2 प्लस में 36 हो जाएगा। Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो उसमें 4s तो हम लोग को निकल ही जाएगा, तो उसमें 3d6 हो जाएगा। तो 5 जो कि हम लोग लिखे 5 ऑर्बिटल है, तो 5 एम्पियर में होकर के इसमें क्या जाएगा, एक डबल हो जाएगा, एक में डबल करना होगा तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है 4n, उसमें n का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये तुम्हारा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हम लोग देखते हैं कलर्ड आयन का फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन में भी अंदर लिगेंड से भी ये कलरफुल आयन बना सकते हैं। तो 19 नंबर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड, ये कलर आयन बनाएंगे। अगर कलर आयन बनाते हैं, अगर तुमको इसमें D का जो कॉन्फिगरेशन है, D में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट इज ट्रांजिस्टर एलिमेंट फॉर्म कलरफुल compounds due to dd transition, तो D से एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। dd ट्रांजिशन जो कि यहां पर देखा होगा कि ये तुमको D ऑर्बिटल जो होते हैं T2 3 ऑर्बिटल एक पार्ट एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं और एक 2 इसमें बढ़ जाते हैं Eg, और इसको क्या करो T2G। तो दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप हो गया, ये जो एनर्जी गैप है Eg, इसमें जो डेल्टा G डेल्टा O जो भी कहें, डेल्टा एनर्जी गैप है तुमको,
ये एनर्जी गैप तुमको कहां से आएगा, ये तुमको इसके लिए तुमको ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे एब्जॉर्ब एनर्जी करके, एब्जॉर्ब एनर्जी मतलब फोटोन फ्रॉम विजिबल लाइट, विजिबल रेडिएशन से क्या करते हैं, एनर्जी को ये इमिट एब्जॉर्ब करते हैं एंड इमिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये शो करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो तुमको T2G से जब Eg में जाएगा तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये कहां चले जाएंगे, हायर स्टेट में चले जाएंगे Eg में। और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा और उसको बाकी क्या करेगा, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है। ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, तुमको एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये कहां से एनर्जी लाएगा, ये विजिबल लाइट है उसके रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा और जिससे कि ये T2G से Eg में जाएगा, इसको DD ट्रांजिशन कहेंगे। और इस कारण से इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा जो कि जैसे कि तुमको ब्लू कलर हुआ तो रेड उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखाई पड़ेगा आपको। इसी तरह से क्या होगा, तुमको अलग अलग कलर ये आयन दिखाई पड़ेगा। और ये जो स्प्लिटिंग होता है ये तुमको ये लिगेंड के पर भी निर्भर करता है। लिगेंड जो कि अगर वाटर है तो उसका अलग होगा, NH3 आ गया तो उसका अलग होता है सबका। तो हम लोग अभी कुछ जो वाटर जो एक्वस सॉल्यूशन जो इसके कलर होंगे उसको हम लोग कुछ इसका स्टडी कर सकते हैं। अभी जो कुछ हमारे बुक में लिस्ट दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो एक बात तो इसमें निश्चित है कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो जाहिर है उसका ट्रांजिशन भी नहीं होगा। तो अगर डी में 0 हो जाए या डी पूर्णतः कंप्लीटली भर जाए, डी 10 हो जाए तो सब भरा हुआ है तो डी में जगह कहां रहेगा सुधा जाने का। तो उस स्थिति में भी क्या होंगे, ये कलर लेस होंगे। तो या तो तुमको D0 हो या डी क्या हो जाए तुम्हारा D0 कन्फिगरेशन या तुमको D10 कन्फिगरेशन, ये कलर लेस होगा। जैसे कि Zn2+ कलर लेस होगा, D10 कन्फिगरेशन है। D0 में जैसे Sc3+, D0 में क्या होगा, कलर लेस होगा। Ti4+, ये सब कलर लेस होगा। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं जैसे D0 कन्फिगरेशन से देखते हैं हम लोग कलर का, तुमको जानता है कलर का। तो D0 इसमें D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और D10 कलरलेस। अगर है कंप्लीट भरा हुआ या कंप्लीट खाली है तो कलरलेस होगा। जैसे D0 में तुमको क्या होगा, D0 में कलरलेस जैसे कौन कौन हो गया, Sc3+, Ti4+, Zn2+, ये सब कलरलेस हो गए तुम्हारा, इसमें कलर नहीं होगा। अब जैसे कि तुमको कन्फिगरेशन है, तुमको टाइटेनियम में देखें हम लोग, टाइटेनियम में 2+ हो सकता है, टाइटेनियम 3+ भी रहता है। टाइटेनियम का एक 3+ जैसे है तुम्हारा, टाइटेनियम का 3+, ये तुमको ब्लू कलर का हो, पर्पल कह सकते हैं, इसका कलर होता है पर्पल। वेनेडियम का है तुमको V2+, V3+ और V4+। तो V4+ जो तुमको होगा, ये V4+ होता है, ये ब्लू कलर का होगा। ये कैसा कलर होता है इसका ब्लू होता है। इसका ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये वायलेट कलर का होता है, ये वायलेट कलर का होगा। और तुमको इसके बाद है तुमको क्रोमियम का है Cr+ और Cr2+ और Cr3+। ये जो Cr2+ होगा ये वायलेट है और ये ब्लू होगा। ये वायलेट कलर का है और ये ब्लू कलर का होगा। जहां तक की रहा Mn की बात करें तो Mn2+ ये पिंक होता है और Mn3+ वायलेट होगा। ये पिंक कलर का होता है और ये वायलेट होता है, वायलेट। और जैसे से अब जाएंगे तो अब तुमको वायलेट तो तुमको ये तुम्हारा Mn का है। अब Fe2 तुम्हारा होता है Fe2+, ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन ध्यान रहे, ग्रीन विट्रियोल का नाम भी सुना होगा। Fe3+, ये येलो कलर का होता है। एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन सब कलर है Fe2+, Fe3+। कोबाल्ट
CO2 प्लस ये तुमको पिंक टाइप का होगा, ये पिंक होता है, ये CO3 प्लस ये ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का। Ni2 प्लस ये तुमको ग्रीन कलर का होता है, और तुमको Ni2 प्लस हो गया। उसके बाद है तुमको CO2 प्लस, ये काफी है तुमको, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू विट्रियोल इससे बनता है। ये तुम्हारा Zn2 प्लस तुम्हारा कलरलेस होता है। ये तुमको इसके कलर्स हैं जो कि तुम्हें इस पर ध्यान रख सकते हो एक बार में। तो कॉपर का जैसे तुम्हारा है Cu2 प्लस ब्लू विट्रियोल, नाम सुना भी होगा और याद भी होगा तुम्हें। और Fe2 प्लस ग्रीन होता है, Fe3 प्लस येलो होता है, Mn2 प्लस पिंक, Mn2 प्लस पिंक। ये सब जो मुख्य कलर है उसको तुम ध्यान रख सकते हो। और पूरा टेबल अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, कुछ हद तक याद करने की कोशिश करोगे जहां तक जो मुख्य है। जैसे Mn2 प्लस पिंक, Mn2 प्लस हो गया पिंक Mn, और Fe2 प्लस ग्रीन, Fe3 प्लस येलो, Cu2 प्लस ब्लू, Zn2 प्लस क्या हो गया कलरलेस, D10 कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस, Cu प्लस D10 दैट इज कलरलेस। Cu प्लस क्या हो जाएगा तुमको कलरलेस हो जाएगा D10। तो ये सब तुम्हारे कलर थे। और तुमको इसके बाद जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा हो गया ये प्रॉपर्टी नंबर 8 था, वो 8 9 हो गया मैट्रिक प्रॉपर्टी, ये 10 था तुम्हारा कलर फॉर्मेशन। 11 होगा, 11 में तुमको हो गया, इसमें लिख सकते हैं हम लोग। और 11 में हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी 11 नंबर में ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये ड्यू टू हाई मतलब मोर देन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू stability in variable oxidation state, transition element used as catalyst, used as catalyst, catalyst की तरह ये यूज होता है। जैसे कि तुमको V2O5 है, एग्जाम्पल हो गया जैसे V2O5, Fe, निकेल, etc. ये सब कैटालिस्ट के रूप में यूज आते हैं। तो ये तुमको जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जैसे दो एक से ज्यादा स्टेट में ये स्टेबल रह सकते हैं, इसलिए ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। जैसे एक रिएक्शन है तुमको I माइनस प्लस H2O3 2 माइनस, इसमें Fe कैटालिस्ट होता है, तो ये बन जाता है I2 बनता है प्लस S4O6 2 माइनस बन जाता है। तो अब देखो ये कैसे कैटालिस्ट होता है, ये I माइनस जो है तुमको I माइनस या 2I माइनस प्लस -1 से 0 हो जाएगा, तो ये Fe3 प्लस ये क्या बन जाएगा Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है तुमको। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको, ये तुमको Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये एक का चेंज है, इसमें 2 का चेंज है, 2Fe, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बैलेंस को 4 को बैलेंस कर लीजिए, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब है तुमको ये जो Fe3 प्लस बन गया, Fe3 प्लस Fe2 प्लस बन गया, अब ये H2O3 2 माइनस, इसमें तुमको Fe2 प्लस जो बना, ये तुमको क्या करेगा, इसको Fe3 प्लस से ये तुमको रेड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये तुमको जो Fe तुमको अब क्या होगा, यहाँ पर Fe2 प्लस से जो बना, यहाँ पर अब Fe2 प्लस जो है तुमको, ये तुमको Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, और S4O6 2 माइनस यहाँ पर आएगा। ये देख सकते हो तुमको वैल्यू एक Fe वैल्यू कैटालिस्ट क्यों व्यवहार कर पाए, बिकॉज की Fe2 प्लस और Fe3 प्लस दोनों में क्या होता है, स्टेबलाइज रह सकता है। और ध्यान रखो जैसे कि I का -1 से 0 होगा तो Fe का उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो Fe का रिडक्शन होगा, अर्थात Fe3 प्लस Fe2 प्लस बनेगा।
यहाँ पर Fe2 प्लस Fe क्या होता है, Fe3 प्लस बन गया। तो जितना ये प्रोडक्ट जहाँ यूज हुआ तो इसका मतलब Fe एज ए कैटलिस्ट काम किया, जितना था उसका प्रोडक्शन हो गया। इस प्रकार से क्या करता है, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तुम्हारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब है तुमको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाएंगे तो 12वां नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं जो कि स्मॉल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन is present in the crystal lattice of transition element called interstitial compounds कहलाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे कुछ एग्जांपल है तुमको Fe, जैसे MN4N, Fe H1.87, VH 0.56 etc. ये तुमको इस सब का कंपाउंड है। इसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, इसके प्रॉपर्टी जो होते हैं, इसके प्रॉपर्टी में पहला नंबर क्या है तुमको, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। दूसरा नंबर इवन हाइयर देन द पेरेंट एलिमेंट, इसका हार्डनेस बहुत, इट इज वेरी हार्ड, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिटेन, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होना चाहिए इसका रिटेन होता है। इलेक्ट्रिकल जो है ये कंडक्टर बने रहते हैं, जो जैसे इलेक्ट्रिक मेटल जो है इलेक्ट्रिक के कंडक्टर है, तो अभी भी ये मेटल के कंडक्टर रहेंगे। और ये तुमको नॉट वेरी रिएक्टिव, इट इज नॉट केमिकली वेरी रिएक्टिव, ये केमिकली वेरी रिएक्टिव नहीं है। ये तुम्हारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के हो गए। तुमको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ये तुमको इस तरह के कंपाउंड भी तुमको इसके क्रिस्टल में जो छोटे छोटे एलिमेंट रह जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब कार्बन, तो उसके कारण से ये, और कुछ बेराइट्स के तो हार्डनेस जो होता है तुमको डायमंड से कंपेयर भी की जा सकती है। तो ये तुम्हारा हो गया। अगला तुमको है जो कह सकते हैं हम लोग आपको 30 नंबर, जिसमें है तुमको फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ड्यूअल। ये तीन कारण से वैकेंट ड्यूअलिज्म इट फॉर्म्स या डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तीन प्रॉपर्टी क्या क्या हो गए, स्मॉल साइज होता है इसका, इसकी चार्जेज या काफी आयंस में ज्यादा हो सकती है, और इसके पास डी ब्लॉक में जो है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ये रख सकने की एबिलिटी, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को ये रख पाने की एबिलिटी, इसकी स्मॉल साइज, हाई चार्जेज, डी ब्लॉक की एबिलिटी। इसको और एक अलग तरह कंपाउंड आता है जिसका हम लोग स्टडी अगले चैप्टर में करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुमको इसको कहा जा सकता है, जिसका कि कुछ एग्जांपल जैसे होता है, इसको कैपिटल ब्रैकेट में करके इसके नेमिंग, इन सबों के बारे में लोग नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। जैसे ये एग्जांपल के रूप में कुछ कंपाउंड हो गए, जैसे कि हो गया तुमको K4FeCN6, ये सब इस तरह के कंपाउंड में आते हैं।
तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट तुम्हारा होगा उसमें करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। अब तुमको है 14 नंबर, जो कि लास्ट तुम्हारा है एलवाई फॉर्मेशन। एलवाई फॉर्मेशन, तो ये तुमको ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एलिमेंट और अप टू 15% तक, 15% प्लस माइनस वाई रेडियस में अगर हो तो ये इट कैन फॉर्म एलवाई, इट कैन फॉर्म एलवाई। एलवाई फॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक ही बर्तन में इसको क्रिस्टल बनाएंगे, दो मेटल का, उसको हीट कीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, तो वो एक के क्रिस्टल में दूसरा का क्रिस्टल फिट बैठ जाएगा। क्योंकि अगर 15% तक का रेडियस का डिफरेंस है तो वो एक के क्रिस्टल में दूसरा उसके जगह पर आ जाता है। और ऐसा चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक मेटल का जो तुमको मेटल का एक मिक्सचर बना, दैट इज कॉल्ड एलवाई। तो ये एलवाई बनाते हैं। जैसे एलवाई का तुम्हें नाम सुना, स्टेनलेस स्टील, सबसे फेमस एलवाई तुमको स्टेनलेस स्टील जिसके काफी कॉमन यूजेज होते हैं, जिसमें Fe है, Mn है, क्रोमियम है, निकेल भी होता है, सब में कार्बन भी है, कार्बन तो रहता ही है स्टील में। ये सब तुम्हारे इसके कंपोनेंट है। ब्रास, Cu और Zn होता है इसमें। ब्राउन्स, ये सब फेमस एलवाई है, CuSn के एलवाई है ये। तो ये सब तुम्हारा है। और जैसे बहुत से और भी एलवाई है जिसमें कि तुमको कॉपर, Zn, ये सब काफी ज्यादा में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट एलवाई फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तुम्हारा इसके प्रॉपर्टीज हो गए। तो अब तुमको जो इस लेक्चर में तुम्हारा क्या कहते हैं, इस लेक्चर में जो इसके प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारा समाप्त हो गए। जो भी तुमको टॉपिक है, कोई भी टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई न्यूमेरिकल हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, किसी में भी कुछ पोर्शंस तुमको नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स में तुमको दिक्कत होती है जिससे तुम्हारा रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, तो तुम जो है बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, या तुमको इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो कि जेई हो, नीट हो या सीयूईटी, इन सब किसी भी प्रकार के प्रिपरेशन में तुम लगे हुए हो, तुम हमसे जो है किसी भी टॉपिक के लिए पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्लास 11 या 12 में तुमको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, या कोई भी परेशानी हो रहा है, तुम हमसे ब्राइटल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके तुम हमसे, उस पर हमारा फोन नंबर है, उस पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे तुम बात कर सकते हो, टाइम ले सकते हो, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा उसका तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके साथ ही इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम किसी भी कभी बेझिझक जो तुमको राइफल ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से हमारा तुम मोबाइल नंबर ले सकते हो, और कभी भी टॉक कर सकते हो, उनसे अपना टाइम ले सकते हो। तो इसका लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।